छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं सोफिया डायस मंगलूरु विश्वविद्यालय के सीबीएसई सीबीसीएस पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम सेमेस्टर बीए छात्रों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में यशपाल जी की न्याय और दंड नामक कहानी रखी गई है। इसका पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। अभी इसके दूसरे भाग में मैं यह कहानी आगे बढ़ाना चाहती हूँ। यशपाल का भावचित्र। पुनरावलोकन। यहाँ पर जहाँ तक हम समाप्त कर चुके हैं पिछले क्लास में, इसका फिर से मैं पुनरावलोकन करना चाहती हूँ। धक्कू गरीब हरिजन बालक था। उसके पिता बांस की टोकरियां बनाकर जीवन यापन करते थे। धक्कू ने उच्च जाति के लोगों को थाली में खाना खाते हुए देखा था। उसकी बड़ी इच्छा थी थाली में खाना खाने की। उसके गांव में साधन संपन्न लोग सभी थाली में खाना खाते थे। यह गरीब हरिजन बालक धक्कू ने देखा था और उसके मन में थाली में खाना खाने की तीव्र इच्छा थी। उसने मन में ठान लिया था कि एक दिन वह थाली खरीद लेगा। उन्होंने अपने मन में निश्चित कर लिया कि एक दिन वह जरूर थाली खरीद लेगा। 2 महीने तक कड़ी मेहनत करके उसने टोकरियां, पिटारियां, चंगेरें आदि बनाया और उसे बेचने के लिए मेले में गया। ये सभी चीजें बनाकर उसे बेचने के लिए वहां गया। उस दिन उसके पिता उसके साथ नहीं जा सके क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसके मेले में जाने की खबर सुनकर कहानीकार भी मेले में गए। कहानीकार धक्कू को ढूंढते हुए उसके घर में गए और तब वे उसे न मिलने की वजह से पता चला कि वे धक्कू मेले में गए हैं। इसलिए कहानीकार भी मेले में गए। मेले में वे धक्कू से मिले और उससे कहा कि वापस जाते वक्त साथ में चलेंगे। यशपाल जी उनसे मिले धक्कू से और उन्होंने धक्कू से कहा कि वापस आते वक्त हम दोनों साथ में वापस आएंगे। धक्कू ने मेले में सब चीजें बेचकर 4.5 रुपये देकर एक कांसे की थाली खरीदी। जैसे कि उनकी तीव्र इच्छा थी थाली में खाना खाने की। उन्होंने 2 महीने की कड़ी मेहनत से जो भी रुपये उन्हें मिले थे उससे एक कांसे की थाली खरीदी 4.5 रुपये देकर। मेले से वापस आते वक्त थाली खरीदने की बात धक्कू ने कहानीकार से कही। धक्कू ने यह थाली कहानीकार को दिखाई और थाली खरीदने की बात उससे कही। उसने घर आकर यह बात अपनी मामी से कही तो उसे धक्कू पर गुस्सा आया और वह आश्चर्यचकित हुई। यशपाल ने आकर अपनी मामी से यह विचार कहा कि धक्कू ने कांसे की थाली खरीदी है। तो यह सुनकर उसे बहुत ही गुस्सा आया, इसलिए कि एक हरिजन बालक ने या निम्न जाति के बालक ने कांसे की थाली खरीदी है और इस बात पर उन्हें आश्चर्य भी हुआ। मामी ने बात मामा से कही। मामा के घर आने के बाद मामी ने यह बात उनसे कही, अपने पति से। मामा इस विषय में परामर्श करने के लिए गांव के मुखिया के पास चले। तो इसके बारे में सलाह लेने के लिए, परामर्श करने के लिए वे गांव के मुखिया के पास चले। अभी जो आगे अगला भाग मैं करने वाली हूँ उसमें आने वाले कठिन शब्द या नए शब्द इस प्रकार हैं। अनाचार, इसका अर्थ है गलत आचरण। निषिद्ध, इसका अर्थ है मनाही। कृपा, कृपा यानी कृपा। निबटा, निबटाना यानी काम पूर्ण करना। जमात, जमात का अर्थ है क्लास या कक्षा। छुआछूत, छुआछूत यानी अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी। क्षोभ, इसका अर्थ है दुख। आवेश का अर्थ है गुस्सा। अगला शब्द हस्तक्षेप, हस्तक्षेप यानी दखलंदाजी। द्विजों, द्विज, द्विज यानी ब्राह्मण। श्रेणी द्वेष, वर्गों में दुश्मनी। प्रायश्चित, गलती के लिए पश्चाताप करना।
अगला जो भाग है अभी आज मैं करने वाली हूँ, इसका सार इस प्रकार है। बिंदुओं में मैं पहले पढ़ूंगी और उसके बाद उसे विस्तार से बताऊंगी। मुखिया के आंगन में डूमनों के कांसे की थाली खरीदने के अधर्म और अनाचार पर बात हो रही थी। हमें मालूम है यहाँ तक पूरी हुई है कहानी। मुखिया के पास गए मामा इस विचार के बारे में परामर्श लेने के लिए। यानी कौन सा विषय? धक्कू के कांसे की थाली खरीदने के बारे में परामर्श लेने के लिए वे मुखिया के आंगन में गए। और वहां पर बहुत सारे लोग जमे हुए थे, ठाकुर आदि। तो वहाँ थाली खरीदने के अधर्म और अनाचार पर बहुत बातें हो रही थी। उसके बाद जंगल की आग की तरह थाली खरीदने की बात का पूरे गांव में फैलना, यह बात, यह विषय कि डोमनों के बालक धक्को ने कांसे की थाली खरीदी है, यह खबर पूरे गांव में फैल गई। जिस तरह जंगल की आग तुरंत पकड़ लेती है और जल्दी फैल जाती है, उसी तरह यह खबर पूरे गांव में फैल गई। मामा और सभी का लाठी लेकर डोमनों की बस्ती में जाना, यह विषय जानकर वे सभी मामा और सभी लोग, ठाकुर आदि राजपूत लोग वहाँ के सभी लाठी लेकर डोमनों की बस्ती में उनके बकरी में जाते हैं। झोपड़ी का किवाड़, बांस आदि जलाकर थाली तोड़कर फेंकना, वे वहां जाते हैं और उनके झोपड़ी के किवाड़ को तोड़ते हैं, उसे जलाते हैं। बांस आदि जो भी था उसे जलाकर थाली को तोड़कर फेंक देते हैं। वह कांसे की थाली बहुत ही प्यार से उन्होंने जो खरीदी थी धक्को ने, उसे वे तोड़कर फेंक देते हैं। सभी डूमनों का धरती पर सिर रखकर अपराध के लिए क्षमा मांगना। तो वे उन्हें मारते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। ये उसकी झोपड़ी को यानी दीवार को, किवाड़ को जलाते हैं और बांस को जलाते हैं। इस तरह करने पर सभी डोमनों को क्या करना पड़ा? अपना सिर झुकाकर जो अपराध उन्होंने किया था, अपराध हम जानते हैं कुछ नहीं, धक्कू ने एक कांसे की थाली खरीदी थी और उनसे यह सहनीय नहीं हुआ। तो इस अपराध के लिए उन्हें क्षमा मांगना पड़ा उनसे, मुखिया और सभी से। कहानीकार का धक्कू पर क्रोध, इसलिए कि वह मानव अधिकार के लिए क्यों नहीं लड़ा। तो जब उसके मामा मुखिया के पास गए और उसके बाद वे वहाँ धक्कू के बकरी में गए, तो वहां पर भी कहानीकार जाते हैं और उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है कि वह धक्कू अपने मानव अधिकार के लिए क्यों नहीं लड़ा, अपने अधिकारों के लिए क्यों नहीं लड़ा। धक्कू अपने अधिकार, अपने अपराध के लिए दंड पाकर प्रायश्चित करके चुप हो गया। उन्होंने जो बड़ा अपराध कुछ नहीं किया था, या वह हमारी दृष्टि से कोई अपराध ही नहीं, लेकिन फिर भी उनके मुताबिक यह अपराध था, इसलिए वह अपराध के लिए दंड पाकर प्रायश्चित करके चुप हो गया। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। इससे कहानीकार यशपाल की परेशानी बढ़ी। इससे यशपाल की परेशानी बहुत ही बढ़ जाती है कि उन्होंने क्यों इस बात का विरोध नहीं किया, धक्कू ने इस बात का विरोध क्यों नहीं किया। तो कहानी आगे बढ़ाते हैं। मुखिया के आंगन में प्रायः ही संध्या समय 4-6 आदमी आ बैठते थे। हर दिन मुखिया के आंगन में 4-6 आदमी आकर बातचीत करते थे। उस दिन भी जब मामा मुखिया के पास गया यह खबर लेकर, या इस विषय पर परामर्श करने के लिए, धक्कू के थाली खरीदने के विषय में परामर्श करने के लिए वे मुखिया के पास गए, तो वहाँ 2-4 आदमी थे। डूमनों के कांसे की थाली खरीद लाने के अनाचार और अधर्म पर बातें होने लगी। तो डूमन बालक धक्कू ने कांसे की थाली खरीदी है, इस विषय पर वहां पर बहुत बातें होने लगी, बहुत गालियां वे दे रहे थे। मामा कह रहे थे डूमनों के हाथ में बहुत रुपया हो गया है, तो आज थाली खरीदी है। मामा कह रहे थे उनसे मुखिया के घर में कि आज डूमनों के हाथ में बहुत रुपया हो गया है, तो उन्होंने थाली खरीदी है। कल घोड़ा खरीद कर सवारी करेंगे, कल वे घोड़ा खरीद कर उस पर सवारी करेंगे
और बाद में कहेंगे जैसे तुम हो वैसे हम। बाद में वे ऐसा कहेंगे कि जैसे तुम हो वैसे ही हम हैं। तो वे अपने आप को उनसे नीच नहीं मानेंगे। तो यह विचार था मामा का, और मामा ने इस तरह उस सभा में यानी मुखिया के घर में सभी लोगों से कहा। राजपूत बदन सिंह ने क्रोध में कहा, वहां पर राजपूत बदन सिंह भी थे, उन्होंने गुस्से में कहा, साहजी लाठी से सालों को धरती पर सुला दूंगा। उन्होंने कहा कि लाठी से मैं सबको धरती पर सुला दूंगा, यानी उनको डूमनों को मैं धरती पर सुला दूंगा। मुखिया ने डूमनों को गाली देते हुए कहा, सालों के पेट में अन्न बहुत पड़ने लगा है, उन्हें ब्राह्मण ठाकुर नीचे दिख रहे हैं, अपने को ऊंचा समझ रहे हैं। तो मुखिया भी कहने लगा डूमनों को गाली देते हुए, सालों के पेट में भी बहुत अन्न पड़ने लगा है, उन्हें ब्राह्मण ठाकुर अब नीचे दिख रहे हैं, अपने से वे नीचे दिख रहे हैं क्योंकि उनके हाथ में बहुत पैसे आ गए हैं, अपने को ही वे ऊंचा समझ रहे हैं। उनकी बात सुनते ही लेखक ने कहा, लेखक को मुखिया की या दूसरे लोगों की वहां पर जो मुखिया के घर में बातचीत हो रही थी, राजपूत हो या मामा हो या मुखिया की बातें उन्हें अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, लेखक ने, अब तो महात्मा गांधी ने फैसला दे दिया है, सब लोग बराबर हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने फैसला दिया है कि अब कोई किसी से कम नहीं है, सभी बराबर हैं, सब इक्वल हैं, छुआछूत नहीं होनी चाहिए। अब तो हमारे देश से छुआछूत को दूर करना चाहिए। इस बात पर लेखक को सबके सामने मामा से डांट खानी पड़ी। उसके लेखक के मामा ने लेखक को डांटा जब उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने फैसला दे दिया है कि सब लोग बराबर है, अब छुआछूत नहीं होनी चाहिए। तो इस बात पर मामा ने यशपाल जी को डांटा। दूसरे दिन सूरज निकलते निकलते मामा, मुखिया, ठाकुर सभी लाठियां लेकर डूमनों की बकरी पर जा पहुंचे। दूसरे दिन वे सुबह ही अर्ली मॉर्निंग उठते ही लाठियां लेकर डूमनों की बस्ती में गए। धक्कू की थाली तोड़ डाली। सबसे पहले धक्कू ने जो प्यार से जो कांसे की थाली खरीदी थी उसे तोड़ डाली। उनके जमा किए बांस और कथरियां फूंक दी गई। उनके घर में जो भी था बांस आदि चीजें, उन्होंने उसे जला दिया। झोंपड़ी के किवाड़ भी जला दिए, झोंपड़ी के दीवार को भी उन्होंने जला दिया। धक्कू और उसके परिवार वालों पर दो दो लाठियों की मार पड़ी। धक्कू और उसके परिवार वालों को मारा भी। सब डूमनों ने धरती पर सिर रखकर अपराध के लिए क्षमा मांगी। तभी सब डोमनों ने क्या किया, धरती पर अपना सिर रखकर उनसे क्षमा मांगी। लेखक को यह बड़ा अन्याय लगा, लेखक को यह अच्छा नहीं लगा। उसका खून उबलने लगा। आवेश वश में न आ सका तो इस अन्याय के विरुद्ध रिपोर्ट लिखने के लिए तहसील की ओर चल पड़ा। और वह सोचने लगा, अपने धर्म का पालन करते हुए ही मृत्यु श्रेष्ठ है, इसका क्या मतलब है। धक्कू हाथ में बंदी लाठी लेने और थाली में खाना खाने की इच्छा न करें। जो सेवा करने वाले वर्ग में पैदा हो गया है, वह सेवा करने के अतिरिक्त और कोई इच्छा न करें। तो ये सभी विचार उसके मन में आते हैं। उसे बहुत ही बुरा लगता है, यशपाल जी को यह सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है। अनेक विचार उसके मन में आते हैं। लेखक को धक्कू पर क्रोध आया। उसके बाद उसे धक्कू पर भी क्रोध आया। वे चाहते थे कि इस अन्याय के विरुद्ध धक्कू सत्याग्रह करें। वे चाहते थे कि जो अन्याय हुआ है उसके प्रति, उसके विरुद्ध वे आवाज उठाएं, सत्याग्रह करें, अपने मानव अधिकार के लिए लड़ें। फिर ख्याल आया कि अगर वह ऐसा करता तो वह काम भी मुखिया की दृष्टि में पाप ही होता। यदि वह अन्याय के विरोध में आवाज उठाता, सत्याग्रह करता भी, तो यह मुखिया की दृष्टि में पाप ही होता। लेकिन धक्कू अपना अधिकार समझने में असमर्थ था। अपने अपराध के लिए दंड पाकर प्रायश्चित करके चुप हो गया। जो
अपराध उन्होंने किया था, यानी कांसे की थाली खरीद कर उसके लिए दंड पाकर पश्चाताप किया उसने, प्रायश्चित करके वह चुप हो गया। लेकिन लेखक की परेशानी बढ़ गई, इससे लेखक की परेशानी और भी बढ़ गई। धक्कू जैसे कितने जीव आज भी अपने अधिकार से वंचित जी रहे हैं। उसकी परेशानी इसलिए बढ़ी कि आज भी बहुत सारे जीव इस तरह धक्कू की तरह अपने अधिकार से वंचित होकर जी रहे हैं। यहाँ पर कहानी का सारांश समाप्त हो गया। अगला है कहानी की विशेषताएं। इस कहानी में साधन संपन्न वर्ग की साधनहीनों के प्रति उपेक्षा, दमन, अत्याचार का यथार्थ चित्रण किया है। मनुष्य को अधिकार उसकी योग्यता से नहीं, जन्मजात श्रेणी के आधार पर दी जाने वाले सामाजिक व्यवस्था के प्रति इस कहानी में तीखा व्यंग्य किया गया है। अछूतों के साथ कैसा भी अन्याय किया जाए, कोई पूछने वाला नहीं था। यहाँ पर बहुत अन्याय होता था अछूतों के प्रति, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। छोटी सी गलती पर कड़ी सजा भुगतनी पड़ती थी। छोटी सी गलती पर उन्हें बहुत सजा भुगतनी पड़ती थी। हमारे देश में एक ऐसा जमाना था जब निम्न जाति के लोगों को सार्वजनिक रास्तों पर चलने का, मंदिर प्रवेश का, शिक्षा के अर्जन का भी निषेध चलता था। कई 60-70 साल पहले का भारत देश हम देखें तो वहाँ पर बहुत ही शोषण निम्न जाति के लोगों का होता था उच्च जाति के लोगों द्वारा। इस कहानी का शीर्षक व्यंग्यात्मक है। भाषा सरल और बोधगम्य है। कहानी पढ़ते वक्त शुरू से अंत तक एक तरह की रोचकता बनी रहती है। ये है कहानी की विशेषताएं। संदर्भ ग्रंथ कहानी गुलशन, डॉक्टर CM योहानान। बहुविकल्पिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, छुआछूत नहीं होनी चाहिए का फैसला किसने दिया है? 4 उत्तर हैं, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती। इसका उत्तर है महात्मा गांधी। दूसरा प्रश्न, सूरज निकलते निकलते लाठियां लेकर सभी कहाँ गए? डूमनों की बकरी में। सी इसका उत्तर है। तीसरा प्रश्न, किस अपराध में धक्कू के घर पर हमला हुआ? मेले में जाना, खांसे की थाली खरीदना, चोरी करना, डाका डालना। बी उत्तर है खांसे की थाली खरीदने। चौथा प्रश्न है, यशपाल के किस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? पहला उत्तर ठीक है, मेरी तेरी उसकी बात। यशपाल का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? पिंजरे की उड़ान। तो यहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है। हम फिर अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।